अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं जिस शॉर्ट स्टोरी का नाम बोली है, जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो तकरीबन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास की बर्थ 1914 में हुई और उनकी डेथ 1987 में हुई। वो एक फिल्म डायरेक्टर थे, एक स्क्रीन राइटर थे, एक नॉवलिस्ट थे, एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने इंग्लिश, उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में अपनी वर्क्स पब्लिश की है। उन्होंने बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट की है जिनमें शहर और सपना, साथ हिंदुस्तानी वगैरह कई फिल्मों की उन्होंने स्क्रीन राइटिंग भी की है। खासतौर पर वो राज कपूर की फिल्मों की स्क्रीन राइटिंग करते थे, जिनमें राज कपूर की एक मशहूर फिल्म आवारा भी शामिल है। ख्वाजा अहमद अब्बास को 1969 में पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा गया। अब पहले हम इस स्टोरी को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको फाइनली दिखाएंगे कि किस तरह से फाइनल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोली की ओपनिंग स्टोरी के स्टाइल में होती है और इसकी एंडिंग एक ड्रामेटिक एंडिंग होती है, यानी कि आखिरकार हम इसमें थोड़ा सा एक्शन और थोड़े से डायलॉग्स भी देखते हैं। बोली का रियल नेम सुलेखा था, लेकिन बचपन से हर कोई उसको बोली के नाम से पुकारता था। बोली जिसका मतलब होता है सीधी सादी, बदूर टाइप की, हैविंग लैक ऑफ इंटेलेक्ट वगैरह। बोली ने बचपन से ही बहुत सारी मुसीबतें देखी थी। वो कहते हैं ना, इन सॉरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। ऐसा ही कुछ बोली के साथ हुआ। जब वो 10 महीने की थी तो वो घर में चारपाई से गिर पड़ी, जिसकी वजह से उसकी सर पे चोट लगी। सर पे चोट लगने की वजह से वो जहनी तौर पर कमजोर रह गई। वो जब पैदा हुई वो और बच्चों की तरह खूबसूरत दिलकश लड़की थी, लेकिन जब वो 2 साल की हो गई तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई, उसकी पूरी बॉडी पे दाग निकल गए। एक और मुसीबत बोली के साथ ये थी कि वो 5 साल तक बोल नहीं सकती थी, और जब उसने बोलना शुरू किया 5 साल की उम्र में आके तो वो स्टैमर करने लगी, और जब भी वो बोलती थी तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे। इसकी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। बोली एक नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। उनके और 3 भाई और 3 बहनें थी। जो उनके भाई थे वो सिटी में शहरों में तालीम हासिल कर रहे थे। रामलाल ने उनको शहर भेजा था तालीम हासिल करने के लिए। और जो उनकी बहनें थी उनमें जो बड़ी बहन थी राधा, उसकी शादी हो गई थी। उनकी दूसरी बहन मंगला, उसकी भी शादी तय थी। और तीसरी बहन चंपा, वो भी कोई मसला नहीं था रामलाल के पास उनकी शादी करवाना, क्योंकि वो सब बच्चे तंदुरुस्त थे, चाकू चौबंद थे, खूबसूरत थे। रामलाल को अगर परेशानी थी तो वो उसको बोली की परेशानी थी, क्योंकि बोली ना तो वो खूबसूरत थी ना ही वो ज़हीन थी। बोली तब 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई, और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाता है, जिसकी इनॉग्रल सेरेमनी में तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार रामलाल से कहता है कि आप अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजो, और आपको अपनी बेटियों का स्कूल भेजना इस गांव के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और लोग भी आपसे मुतासिर होंगे, वो भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। रामलाल जब घर आता है वो अपनी बीवी से यही बात कहता है, तो उसकी बीवी उसे डांटती है, कहती है कि हम अपनी बेटियों को स्कूल कैसे भेजेंगे, इनको अगर हम स्कूल भेजेंगे तो उनके साथ शादी कौन करेगा। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी में उस वक्त क्या थिंकिंग थी रिगार्डिंग गर्ल एजुकेशन। रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब का टाल देते। उसकी भी उसे कहते हैं कि हम बोली को स्कूल भेजते हैं, ना तो ये ज़हीन है, ना तो ये खूबसूरत है, ना ही इसकी शादी होने के कुछ चांसेस है। लेट द टीचर्स वरी अबाउट हर। अगले दिन रामलाल बोली का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है चलो मैं स्कूल आपको ले जाऊंगा। बोली डर जाती है, उसको स्कूल का कोई तजुर्बा नहीं था अब तक, उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं था। बोली इनकार करते हैं, क्योंकि उनको याद आता है कि इसी तरह से उनके फादर ने कुछ दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को भी बाजार लिया था और वो उसको बेच के आए थे। बोली बहुत ही इनकार करती है, लेकिन रामलाल उसको समझाता है कि मैं आपको स्कूल ले जा रहा हूँ और किसी और जगह नहीं ले जा रहा हूँ। तो बोली के लिए नए कपड़े बनाए जाते हैं, बोली को नहलाया जाता है, बोली की कंघी की जाती है, बोली को ज़बरदस्त अटेंशन मिलती है। बोली को तब लगता है कि शायद उसे किसी बेहतर जगह पे लिया जा रहा है। बोली को स्कूल लिया जाता है, रामलाल उसको टीचर्स के हवाले कर देता है और टीचर्स उसको क्लास में बैठने को कहते हैं। बोली एक कॉर्नर में बैठ जाती है। टीचर वहाँ पे पढ़ा रही थी, लेकिन बोली की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बोली डिस्ट्रैक्ट होती है, बोली की नज़र दीवार पे पड़ती है, वो दीवार पे बहुत सारी पिक्चर्स देखती है और वो डिफरेंट कलर्ड पिक्चर्स होती है, वो उन कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो वहाँ पे एक ब्राउन कलर हॉर्स देखती है, बिल्कुल वैसा ही हॉर्स जिस पे तहसीलदार साहब गांव आए थे। वो वहाँ पे ब्लैक कलर गोट देखती है, बिल्कुल वैसी ही गोट जैसे उनकी नेबर की गोट थी। वो वहाँ पे ग्रीन पैरट्स देखती है, वो वैसे ही पैरट्स उसको लगते हैं जैसे कि उसने लास्ट टाइम एप्पल दिस मैंगो ऑर्चर्ड में देखे थे। वो वहाँ पे एक काव भी देखती है, वो काव बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह होती है। अचानक भोली क्या देखती है, वो देखती है कि उनकी टीचर उनके सामने खड़ी है और उस पर मुस्कुरा रही है। वो मुस्कुराते हुए चेहरे से भोली से पूछती है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है।
बोली कुछ नहीं कह सकती, वो सिर्फ बो 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 करती है और उसके बाद वो स्टैमर करने लगती है। बोली को स्टैमर करते हुए जब बाकी लड़कियां देखती है तो वो उस पर हंसती है। बोली शर्म के मारे, डर के मारे अपना सर छुपाती है, अपना सर झुकाती है और रोना शुरू कर देती है। जब लंच ब्रेक हो जाती है तो सब बच्चियां चली जाती है, लेकिन बोली वहाँ ही क्लास में रुकती है। अचानक क्या बोली सुनती है, कोई उसका नाम बड़ी ही मीठी आवाज़ में पुकार रहा था। ये उसकी टीचर थी। टीचर अब उसको कहती है मुझे अपना नाम कहो। फिर से वो कहती है, बोली कहती है कि मैं नहीं कह सकूंगी अपना नाम। टीचर उसको कहती है चलो मैं आपकी मदद करती हूँ, और बहुत सारी मदद के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद टीचर उसको अपना नाम कहलवाती है, एंड विदाउट स्टैमरिंग। तो बोली हैरान हो जाती है कि उसने विदाउट स्टैमरिंग अपना नाम कैसे बोल दिया, वो कैसे अपना नाम कह सकी। टीचर उसे कहती है कि मैंने कहा था ना आपको कि आप अपना नाम अच्छी तरह से बोल सकोगी। टीचर उसको वहाँ पे एक पिक्चर बुक देती है जिसपे डिफरेंट कलर्ड एनिमल्स बने हुए थे, और हर पिक्चर के आगे बिग ब्लैक लेटर्स में वर्ड्स लिखे हुए थे। टीचर उसे कहती है 1 महीने में आप ये बुक ख़त्म करोगी, उसके बाद मैं आपको एक और किताब दे दूँगी, उसके बाद मैं इससे बहुत बड़ी किताब आपको दे दूँगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा आप अपने गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की बन जाओगी, फिर हर कोई आपकी इज्जत करेगा, फिर हर कोई आपकी बात सुनेगा, फिर कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप आज घर जाओ, कल से आप फिर स्कूल आना। बोली खुश हो जाती है, वो हंसती हुई खिलखिलाती हुई, उसे हर तरफ खुशी का समा नजर आता है। वो घर चली जाती है, उसके दिल में एक नई सी उम्मीद जगती है। साल गुजर जाते हैं, ये जो अब छोटा सा गांव था ये अब कस्बे में तब्दील हो जाता है। वहाँ पे प्राइमरी स्कूल की जगह हाई स्कूल बन जाता है, वहाँ पे एक कॉटन की मिल कायम हो जाती है, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन कायम हो जाता है, वहाँ पे एक सिनेमा कायम हो जाता है। एक रात रामलाल अपनी बीवी से कहता है कि फिर मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। तो उसकी बीवी उसे कहते हैं हमें उसका प्रपोजल फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बोली के लिए इसे बेहतर दुल्हा नहीं मिल सकता है, जिसकी अपनी दुकान हो, जिसके अपने पैसे हो, जिसकी बैंक बैलेंस हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमसे डाउरी भी नहीं डिमांड कर रहा। रामलाल कहते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन बिशंबर मेरी उम्र का बंदा है और उसकी पहली बीवी के बच्चे भी बहुत बड़े हैं, और उसमें एक प्रॉब्लम है, वो लिंपिंग करता है। तो उसकी बीवी कहती है फिर क्या हो गया, 45 या 50 साल मर्द के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। रामलाल कहता है चलो ठीक है, लेकिन मुझे फिक्र है कि बोली क्या कहेगी। उसकी बीवी कहती है वो क्या कहेगी, वो एक डम काऊ की तरह है, उसको क्या कहना है। बोली ये सब वहीं पे कोर्टयार्ड पे एक चारपाई पे लेटी हुई पेरेंट्स की बातें सुन रही थी। प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है। बिशंबर एक बहुत अमीर बंदा था, वो बहुत ही शानदार बारात लेके आता है, और जब लोग वहाँ पे उसकी बारात देखते हैं, इवन कि उसकी सिस्टर जब उसकी बारात देखती है, वो एनवेस फील करती है। जब शुभ घड़ी आ जाती है तो पंडित कहता है दुल्हन को लाओ। दुल्हन ने लाल कपड़े पहने हुए होते हैं, दुल्हन को पवित्र आग के सामने बिठाया जाता है। तो कोई दोस्त बिशंबर से कहता है कि दुल्हन को वरमाला पहना। जब वो दुल्हन को फूल की माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई औरत बोली का दुपट्टा ऊपर की तरफ खिसकाती है, जिसकी वजह से बिशंबर को इसके चेहरे पे नज़र पड़ती है और उसको उसके दाग नज़र आ जाते हैं। बिशंबर फ़ौरन अपने हाथ पीछे खींच देता है, वो कहता है मैं इस से शादी नहीं करूँगा, मैं एक ही शर्त पे इसे शादी करूँगा, अगर इसका बाप मुझे 5,000 रुपये देगा। रामलाल उसकी बहुत इल्तिजा करता है, वो कहता है मेरे पास 5,000 नहीं है, मैं आपको 2,000 रुपये दे दूंगा। बिशंबर कहता है नहीं, अगर आप 5,000 दे दोगे तब मैं आपकी बेटी के साथ शादी करूँगा, वरना तो मैं बारात लेके वापस जा रहा हूँ। रामलाल इवन की अपनी पगड़ी भी उतारता है, उसके कदमों पे रखता है, उसे इल्तिजा बहुत करता है। बिशंबर एक भी नहीं सुनता है। खैर आखिर 5,000 रामलाल लाता है, वो उसको वो 5,000 रुपये देता है, तो बिशंबर बहुत खुश हो जाता है। वह फूलों का वो हार उठाता है, बोली को पहनाने की कोशिश करता है। एक बार फिर घूंघट उठता है, लेकिन इस बार बोली खुद घूंघट उठाती है, वो फूलों को हार को खींचती है और उसको आग में फेंक देती है। वो कहते हैं पिताजी, वहाँ पे जो भी रिलेशन उनकी थी वो सब हैरान होते हैं कि बोली विदाउट स्टैमरिंग कैसे बोलती है। वो कहती है कि पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लो, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। तो रामलाल उसको कहता है कि आपको क्या हो गया, हमारी इज्जत का ख्याल करो, आप क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहे हो। बोली उसको कहते हैं आपकी इज्जत के खातिर मैं इस बुज़दिल, इस लालची, इस हकीर बंदे से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन अब मैं इस बुज़दिल आदमी को अपना हस्बैंड तस्वर नहीं करती हूँ, इसको अपना हस्बैंड नहीं मानती हूँ। वहाँ पे एक औरत होती है, वो कितनी शैमलेस और कितनी बदसूरत लड़की है ये, हमने तो इसको एक धमकाऊ की तरह समझा था। तो बोली उसको वापस में बोलती है कि हाँ, आपने मुझे एक धमकाऊ की तरह समझा था, एक गूंगी गाय की तरह समझा था, इसलिए आप मुझे एक बुज़दिल के हवाले, एक हार्टलेस क्रिएचर के हवाले करना चाहते थे। आज गूंगी गाय बोलती है, आपको कुछ और सुनना है। तो बिशंबर ये सब देख के, सब सुन के अपनी बारात को वापस ले जाता है। सब गेस्ट चले जाते हैं, रामलाल वहीं का वहीं रह जाता है। वो शर्म के मारे, बदनामी के मारे, दुख के मारे वहाँ से नहीं हिल सका।
तो जब सब गेस्ट चले जाते तो रामलाल अपनी बेटी से कहता है कि फिर आपके साथ कौन शादी करेगा, हम क्या करेंगे आपका। जुलेखा अब उसको बड़े नरम लहजे में, बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहती है कि मैं आपके साथ रहूँगी, मैं आपकी खिदमत करूँगी, मैं आपकी देखभाल करूँगी, और जिस स्कूल में मैंने पढ़ा उस स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। वहाँ पे एक उसकी टीचर होती है, तो वो सब ये तमाशा देख रही थी। बोली उसकी तरफ मुखातिब होकर कहती है ना टीचर मैं पढ़ाऊँगी ना वहाँ पे। तो उसकी टीचर कहते हैं यकीनन आप वहाँ पे पढ़ाओगी। और अंदर ही अंदर उसकी टीचर बहुत खुश हो जाती है कि उसका जो मास्टर पीस है वो तैयार हो गया, यानी कि भोली की करेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। हमें इस कहानी को पढ़ के क्या सबक मिलता है? इस कहानी को पढ़ के हमें यही सबक मिलता है कि हमें किसी भी बंदे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उसमें अगर कोई खामी हो उसको उछालना नहीं चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए, हमें हर एक की कदर करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, चाहे वो कितना भी उसमें कितनी भी खामियां हो। क्या पता कब वो बंदा हमारे सामने एक पावरफुल बंदा, एक स्ट्रॉन्ग बंदा बनकर या हम कह सकते हैं उभर कर हमारे सामने आ जाए।